Hello students, welcome back to my channel 10th class English medium NCERT subject mathematics. Today we are going to start next chapter 10. Chapter name is circles. आज हम 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है और इस चैप्टर के बारे में हमें जानना है। देखिए भाई, जो सर्कल है, आपने सर्कल के बारे में प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है कि ये सर्कल क्या होता है। The connection of all points which is same distance from a fixed point, कि एक पॉइंट्स का क्या होता है भाई, एक कनेक्शन है। ये बहुत सारे पॉइंटों का एक कनेक्शन, एक समूह। ये जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ये पॉइंटों का एक समूह जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, तो इन कनेक्शंस को, इन पॉइंटों के एक समूह को हम सर्कल कहते हैं और इस फिक्स पॉइंट का नाम है सेंटर पॉइंट और इस कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम है रेडियस। क्या कहेंगे भाई? रेडियस। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर पॉइंट को ओ से करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से इस सर्कमफ्रेंस जो कि ये सर्कल है, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कह रहे हैं और इस रेडियस का अगर हम डबल कर देंगे तो ये क्या होगा भाई? डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होगा? डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल करेंगे तो ये डायमीटर आएगा। क्लियर है भाई? अब देखिए, अगर हमें रेडियस निकालनी होगी तो हम डायमीटर का हाफ कर दें। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? 2 पाई r। अब यहाँ पर जो पाई है एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। वो कितनी होती है? 222/7 या 3.14। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ओनली कैलकुलेशन के लिए हम ये वैल्यू यूज करते हैं। तो ये आपके एक सर्कल के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद देखिए, मैन हम इस चैप्टर में और किन किन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, वो है टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल की टेंजेंट। तो देखो भाई, टेंजेंट्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इस सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करती हो, तो वो उस सर्कल की टेंजेंट्स होती है। ए लाइन ड्रॉन ओनली ए पॉइंट एट द सर्कल। सर्कल के ऊपर ओनली एक पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो सर्कल की क्या होती है भाई? टेंजेंट होती है, जो इस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो इसको अगर मैं नाम रखूं भाई PQ, तो PQ इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विच इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A, जो कि A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपकी PQ है एक टेंजेंट होगी। अब ऐसे देखिए, अगर कोई भी लाइन इस सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई पास हो जाती है इन 2 पॉइंटों पर, तो इस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन और सीकेंट लाइन, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे या इसको सीकेंट लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन है भाई? सीकेंट। और दूसरा नाम इसका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर भाई?
तो ये इसकी टेंजेंट है, ये सेकेंड लाइन है। और इसी प्रकार से अगर कोई भी एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये सपोज कोई सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट ये है कोई P, और यहाँ से इसके ऊपर दो हम टेंजेंट ये वाले अगर ड्रॉ करें तो ये इस सर्किल को इन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। ये सेंटर पॉइंट है इसका हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल के ऊपर ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक तो AB और दूसरी PB। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई? हम ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो हमेशा सेम होगी। तो ये एक थ्योरम भी है जिसको कि हम अभी आगे प्रूव करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ये दो लाइन ड्रॉ करें जो कि सर्किल की टेंजेंट है तो इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। और देखिए, और इसके अंदर क्या क्या है, जैसे इस सर्किल को इस एक पॉइंट के ऊपर कोई भी लाइन अगर कांटेक्ट करती है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन सा पॉइंट कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल। इस टेंजेंट का और सर्किल का जो एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी सर्किल के ऊपर आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये दो टेंजेंट है आपकी, तो इन दोनों टेंजेंट जो एक सर्किल के ऊपर ड्रॉ की गई है, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? दो ही हो सकती है। तो पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी भाई? 2 हो। चाहे तो आप यू ड्रॉ करें ऐसे, तब भी पैरेलल कितनी होंगी? 2 ही होंगी। चाहे आप ऐसे करें तब भी पैरेलल 2 ही होंगी, चाहे यू करें। तो कोई भी सर्किल के ऊपर हम पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं भाई? 2 कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कॉमन टेंजेंट। जैसे आपके ये दो सर्किल हैं और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए। कोई भी दो सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? टच कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी? कॉमन टेंजेंट का मतलब है जो नाई दोनों सर्किल को टच करती हुई जाए, ऐसी कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, इस कंडीशन में, इन दिस केस, इस केस में हम 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी होंगी। एक तो ये हो जाएगी कॉमन टेंजेंट आपकी 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से हम 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई भी दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। बाह्य रूप से अगर वो सिर्फ टच कर रहे हैं तो हम ओनली 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर वो इंटरनली टच करेंगे तो ऐसे अगर टच करें तो कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तब ओनली 1 टेंजेंट आएगा। इस पॉइंट से ऐसे होते हुए हम एक क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दिस केस जब इंटरनली दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो हम ओनली 1 टेंजेंट जो कि कॉमन होती है तो 1 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आपके अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं
तो कितनी हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इस केस में हम 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन सी आएंगी भाई? देखो, एक तो ये हो जाएगी कॉमन टेंजेंट, एक ये हो जाएगी, कितनी हो गई? 2, एक ऐसे आ जाएगी 3 और एक ऐसे आ जाएगी। तो ये आपकी 4 कॉमन टेंजेंट है जो ड्रॉ की जा सकती है। क्लियर है भाई? अगर दो आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो तो हम कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कॉमन टेंजेंट कोई भी नहीं होगी। इस कंडीशन में कितनी होगी? 3, इस कंडीशन में 1, इस कंडीशन में 4 और इस कंडीशन में 0। ठीक है भाई? तो ये कुछ केसेस थे जिनके अंदर हमें कॉमन टेंजेंट की संख्या अगर एग्जाम में पूछने को आ जाए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके आधार पर इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जिनको हमें प्रूव करना है कि ये थ्योरम्स आती भी हैं एग्जाम में। देखिए, इसमें नंबर 1 है आपकी 10.1 थ्योरम। 10.1 है पेज नंबर 208। 208 के ऊपर एक थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम है आपकी, जैसे ये कोई आपका एक सर्किल है और इस सर्किल से अगर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें हम, जैसे सपोज करो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर ये इसको क्या कर दिए? टच कर दिए। ये जो लाइन है इस टेंजेंट को यहां पर टच कर दिए, तो ये टेंजेंट इस रेडियस के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर। जैसे ये कोई भी एस नाम की एक लाइन है जो कि इस सर्किल की क्या है? टेंजेंट है, वो इस रेडियस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये क्वेश्चन ये थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही वहां से देखेंगे तो ये जो रेडियस है इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हम क्या करते हैं कि इस एन लाइन के ऊपर कहीं भी, चाहे इधर या इधर, आप अगर कोई भी पॉइंट देंगे, सपोज दैट मैंने एक पॉइंट दे दिया Q और इस Q पॉइंट को इस O से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अगर आप इधर भी दे सकते हैं तो कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे इधर हो, इस P को छोड़कर एक्सेप्ट P के अलावा अगर कोई भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, चाहे तो यहाँ पे होगा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमेशा OQ है जो इस OP से क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? भाई ये पॉइंट Q चाहे आपका इस लाइन पर यहाँ पे हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे यहाँ पे हो, इस P पॉइंट को छोड़कर, कि Q अगर P पे ना हो और इसको छोड़कर ये पॉइंट कहीं भी हो, हमेशा एनी कंडीशन के अंदर OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ हमेशा OP से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट Q है इस पॉइंट के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। अगर Q को अंदर देंगे जब तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर लाइन के ऊपर है तो हमेशा एक OQ है जो OP से क्या होगा? बड़ा ही होगा। इधर अगर हम Q को रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, अगर यहाँ पे हमने रखा इसको तो इसको देखेंगे यार तब भी आपका बड़ा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो एवरी कंडीशन के अंदर OQ इज ग्रेटर देन OP। इट मीन्स OP है जो आपका OQ से कैसा होगा? हमेशा छोटा होगा। चाहे आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखें, चाहे इधर लाइन ड्रॉ करके देखें, चाहे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखें, OP हमेशा क्या है? OQ से छोटा ही है। OP इज द शॉर्टेस्ट कंपेयरिंग टू OQ।
ओपी हमेशा कौन सी है, सबसे छोटी लाइन है कंपेरिजन टू ओक्यू। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ओक्यू इज द शॉर्टेस्ट लाइन। और जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर। ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन, so OP is perpendicular OQ, यानी कि OP is perpendicular, सॉरी OP नहीं है, OP is perpendicular किसके होगा, ये इस लाइन के ऊपर। OP is perpendicular, OP is perpendicular, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन। जब OP आपकी शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, तो OP इज परपेंडिकुलर। तो OP हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर PQ के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो लिख भी दो आगे, सो OP इज परपेंडिकुलर टू P या 8P। क्लियर है भाई? तो ये तो आपकी कौन सी थ्योरम थी, 10.1 थ्योरम। अब इसके बाद देखिए सेकंड, वैसे इस थ्योरम में ये याद रखना है आपको कि OP हमेशा शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट जो भी लाइन होगी वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, जो कि इस लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट होगी। अब इसमें थ्योरम है आपकी 10.2। देखिए 10.2 थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। अगर किसी भी सर्किट के ऊपर कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज करो एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, हमें प्रूव करना है। ये O है, इसका नाम रख देता हूं A, इसका नाम B। तो क्या प्रूव करना है भैया हमें, ये प्रूव करना है कि AP और PB इन दोनों के लेंथ इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB। इसके लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, इस O को P से हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OP। तो देखिए भाई, इसके लिए अब अभी हमने ये दो जो टेंजेंट, दो आपकी मतलब ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो हमेशा सेम होंगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखो भाई, इन दोनों ट्रायंगलों में अभी जो 10 थ्योरम हमने प्रूव की है उसमें ये एंगल 90 है, क्योंकि ये टेंजेंट हो गई, ये रेडियस हो गई, तो ये टेंजेंट रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इसके बाद देखिए ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल की एक साइड और इस नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड, एक साइड आपकी इक्वल हो गई, और जो OP है जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनियस, ये आपकी कॉमन है। तो इसका मतलब आप देखेंगे इसके अंदर हाइपोटेनियस कॉमन है, एक एंगल राइट एंगल है और एक साइड है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो AP इज इक्वल टू PB। तो देखिए in triangle AOP and
ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों के अंदर आप क्या देखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या है, रेडी ऑफ द सर्किट, रेडी ऑफ द सर्किट। ये सर्किट की रेडी है। दूसरा देखेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये दोनों कॉमन है और ये वाले एंगल 90 के हैं। अगर इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अभी आपने 10.1 थ्योरम प्रूव किया बाई 10.1 थ्योरम। तो आप क्या देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूस होती है, तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस होगी, एक एंगल हो गया राइट एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल हो गई। सो बाय RHS congruency rule, congruency rule, triangle APO is congruent to triangle PBO। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय CPCT क्या लिख देंगे, AP इज इक्वल टू P, AP इज इक्वल टू PB। तो इस प्रकार से ये हमने थ्योरम्स हैं जो इसकी दोनों को प्रूव कर दिया, 10.1 और 10.2। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी भी सर्किट पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो इन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है। आगे जब 10.2 के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये दोनों थ्योरम्स आपके काम आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।